अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वालों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो जांच पड़ताल करने में लापरवाही करते हैं और कुछ ऐसे सबूत भी होते हैं पुलिस वालों के सामने जो उसे अनदेखा कर देते हैं। इसी वजह से सबूत अच्छे से ना इकट्ठा करने के कारण जितना जाने कितने अपराधी हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि अपराधी के खिलाफ सख्त सबूत नहीं हो पाते हैं और वो अदालत में सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं, मन करता है उनको दिल से सैल्यूट करने का। दिल्ली में एक गुमनाम लाश मिलती है। अब जो पुलिस वाले आते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद से कुछ भी पहचान नहीं हो पाती है कि वो आदमी है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किसने उसको मारा है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है। सबूत के तौर पर अगर कुछ होता है तो केवल उस आदमी का चेहरे से किसी की पहचान होना तो मुश्किल ही है कि उस आदमी का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस जो है उस लाश को लेकर पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहला चैलेंज तो ये था कि आखिर में ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस आदमी को किसने मारा। अब क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे वो उसके कातिल तक पहुंच सके, उसके परिवार वालों तक पहुंच सके। आखिर में कैसे इस रहस्य को पुलिस सुलझाती है, और पुलिस इस रहस्य को सुलझाती ही नहीं है बल्कि उसके कातिल तक पहुंचती है और कातिल को सजा भी दिलाती है। तो अगर इस कहानी को अगर आपको पूरा जानना है तो हमारे वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर में वो किस आदमी की लाश थी और आखिर में क्या दुश्मनी थी कि उसने उसको ऐसे मारा। तो आदाब, शस्त्रीका, नमस्कार। हाजिर वीडियो में हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। कहानी को सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आप जान रहे हैं हाईवे तक का जो परिवार है वो अभी नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपसे एक विनती है कि इस कहानी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर किया करें अपने दोस्तों में। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से होती है। जो दिल्ली है वो कहीं ना कहीं क्राइम सिटी भी बनते जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आए ना आए दिन कोई ना कोई घटनाएं इसी तरह घटित होती रहती है। तो ऐसे ही एक वक्त शाम के 4:30 बज रहे थे, तब एक दिल्ली पुलिस थाने में एक कॉल जाती है तो एक आदमी फोन पर बताता है कि साहब, दिल्ली आनंद विहार कॉलोनी के पास एक आदमी बेहोश पड़ा है और उसके माथे से और पूरे शरीर से खून निकल रहा है। और फिर उसके बाद से दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और फिर उस आदमी को देखती है तो सच में देखती है कि उसका सर फटा हुआ है और चाकू के काफी ज्यादा निशान है। अब पहले दिल्ली पुलिस छानबीन करती है और फिर सोचती है हो सकता है कि यह आदमी जिंदा हो, तो पुलिस बिना देरी किए हुए उस आदमी को दिल्ली सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराती है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि यह आदमी 1 घंटे पहले ही मर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी डेड बॉडी को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अपनी छानबीन शुरू करती है कि आखिर में ये आदमी कौन है। पहले तो दिल्ली पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर में ये आदमी कौन है, इसका क्या नाम है। उसके पास फोन था, ना ही उसके पास पर्स था। अब दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है लूटपाट के इरादे से इसको मारा गया हो या किसी ने ऐसा दर्शाने की कोशिश की हो, कोई इसका दुश्मन रहा हो जो ऐसी साजिश रच के इसकी हत्या की हो। अब ऐसे में पुलिस के सामने फिर एक ये भी सवाल था कि आखिर में ये आदमी है कौन। फिर वो अपने तरीके से छानबीन करती है और कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा उलझी थी और कि आखिर में एक उसके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले तो इस आदमी की शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर में ये है कौन, कहाँ का रहने वाला है। अब ऐसे में जिस आनंद विहार कॉलोनी के पास इस आदमी की लाश मिलती है वहां दिल्ली पुलिस फिर से एक बार जाती है और वहां लोगों से पूछताछ करती है। हर किसी से पूछती है, पूछते पूछते शाम हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई भी हाथ सुराग में नहीं लगता। दिल्ली पुलिस के पास कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिलता उसको कि जिससे वो उसके घर वालों तक पहुंच सके या उसके कातिल तक पहुंच सके। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कैसे इस पहेली को सुलझाए। दिल्ली थाना के जो दरोगा थे वो बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में अब इस रहस्य पर पर्दा कैसे उठेगा। ना तो इसकी पहचान हो पा रही है, ना तो कुछ पता चल पा रहा है। करते करते 2 दिन का वक्त बीत जाता है और 2 दिन में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस आनंद विहार कॉलोनी में जाती है और जहां उसकी लाश मिली थी वहां से फिर से एक बार नए तरीके से छानबीन शुरू करती है। काफी देर हो जाती है, काफी देर रात
गुजर जाती है, यानी कि मुश्किल से सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन पुलिस को इस बार भी कोई सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस फिर निराश होकर थाने आ जाती है। अब समझ नहीं पाती है कि आखिर भी ये माजरा क्या है। पुलिस थी वो पहले ही इस आदमी की फोटो खींच लेती है और हर किसी को फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं भी कोई कुछ पता नहीं पाता है। अब ऐसे देखते देखते तकरीबन हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन इस आदमी की ना कोई पहचान मिलती है, ना ही कुछ पता चलता है कि आदमी कहाँ का है, ये आदमी क्या करता है, किसने इसको मारा, ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या, कहीं कुछ भी इसको पता नहीं चल पाता है। अब ऐसे में पुलिस काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तकरीबन हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके थे। पुलिस को तभी ध्यान आता है उस आदमी का जो कपड़ा था। एक बार फिर से उसके कपड़े की तलाशी लेती है। उस आदमी के कपड़े की तलाशी लेती है तो उसको एक छोटा सा पर्चा मिलता है। उस पर्चे को वो गौर से देखती है तो उस पर्चे पर होटल के नंबर थे और होटल के कर्मचारियों के नंबर थे। अब ऐसे में पुलिस को कम से कम कई हफ्तों के बाद उसको एक सुराग मिला कि जिस सुराग की मदद से वो कातिल तक और उसके परिवार वालों तक पहुंच सके। लेकिन अब ये भी देखने और ये भी सोचने वाली बात थी कि क्या एक छोटी सी पर्ची कातिल तक पहुंचा सकती है, या एक छोटी सी पर्ची उसके परिवार वालों तक पहुंचा सकती है, या एक छोटी सी पर्ची उस आदमी का नाम गांव पता बता सकती है। अब पुलिस के सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अब जो पुलिस थी फिर वो नए तरीके से एक पर्ची के सहारे वो अपनी छानबीन शुरू करती है। फिर वो जितने भी नंबर थे उन नंबर पे फोन करती है और वो नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नंबर होटल के थे और होटल के कर्मचारी के थे। तो पुलिस वालों ने ऐसा अनुमान लगाया कि या तो किसी ये होटल का मालिक हो सकता है, या किसी होटल में कर्मचारी का काम कर रहा होगा, या हो सकता है उस होटल में वो जाकर कमरा बुक कराया हो, यानी कि कस्टमर बनकर गया हो। अब वो तीनों पहलुओं को जोड़ कर देखती है और तीनों पहलुओं की नज़र से वो जांच पड़ताल अपनी शुरू करती है। एक एक करके वो फोन करती है, कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। तभी वो एक होटल में कॉल करती है। दिल्ली में ही एक होटल था जिसका नाम मिलन होटल था। मिलन होटल में वो कॉल करती है और कहती है कि आपके यहाँ कोई ऐसा कर्मचारी था। तो कहते हैं यहाँ साहब एक कर्मचारी था जो काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जो पुलिस वाले थे उनको यकीन हो गया था। फिर जो उसकी फ़ोटो लेकर वो तुरंत मिलन हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तभी जो वहाँ का होटल मैनेजर होता है वो उस कर्मचारी को पहचान लेता है और बताता है, हाँ साहब ये यहीं पर काम करता था, लेकिन ये काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में पुलिस वालों को ये तो पता चल चुका था कि चलो ये यहीं पर काम करता है। फिर वो उसकी शनाख्त करने के लिए पूछते हैं कि ये आदमी कौन था, इसका क्या नाम था। तभी पता चलता है कि वो आदमी था, उसका नाम राम प्रसाद था। अब फिर वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि राम प्रसाद कहाँ का रहने वाला था। तो खैर उसको ये तो नहीं पता चल पाता है, लेकिन जो मिलन वाले थे वो ये ज़रूर बताते हैं कि वो दिल्ली के पास ही आनंद विहार कॉलोनी के पास ही एक छोटा सा कमरा लेकर वहीं पर वो रहता था और मिलन होटल में हमारे यहाँ नौकरी करता था। तो अब जो पुलिस थी वो उसके कमरे का, यानी कि जो वहाँ जहाँ वो रहता था वहाँ का एड्रेस निकालती है और जांच पड़ताल करके वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर भी पहुँचती है तो उसको ये नहीं पता चल पाता है कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला था। जो पुलिस है अब फिर उसके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है। उसको उसका नाम तो पता चल चुका था कि इसका नाम राम प्रसाद था, लेकिन अब राम प्रसाद कहाँ का रहने वाला था, उसके परिवार में कौन कौन है। अब ये पुलिस के सामने फिर से एक नया चैलेंज आ जाता है। अब जो पुलिस है अब फिर से काफ़ी तलाश करती है और जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है। तो फिर से एक बार वो जितने भी नंबर थे एक बार फिर सभी नंबरों पे कॉल करती है और हर किसी से अब ये पूछती है कि आपका राम प्रसाद क्या संबंध था। ये हर जगह फ़ोन लगाती तो कोई कहता कि वो हमारा दोस्त था, तो कोई कहता कि वो हमारा कस्टमर था, कोई कुछ बताता। तो ऐसे ही में एक पुलिस वालों के हाथ एक नंबर लगता है। वो नंबर उसके दोस्त का होता है। जब वो जैसे ही कहता है कि हम इसके दोस्त हैं, राम प्रसाद हमारे दोस्त हैं, फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आप राम प्रसाद को कितने साल से जानते हैं। तो फिर वो बताता है कि हम उसको 5 साल से जानते हैं और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। बिना पूछे ही उसका दोस्त ये भी बताता है कि जो राम प्रसाद वो राजस्थान का रहने वाला है। अब पुलिस समझ जाती है और फिर उससे और कुछ पूछताछ करती है कि फिर उससे घर का पता पूछती है। राजस्थान में ही उसका पड़ोसी होता है। अब पुलिस जो है राजस्थान में उसका एड्रेस लेके पुलिस पहुंचती है और उसके परिवार से बातचीत करती है। जैसे ही उसके परिवार वालों को वो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताती है तो जो उसकी पत्नी थी और उसके भाई थे, उसके बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगते हैं।
फिर जो पुलिस वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल की पत्नी से पूछताछ करते हैं कि आखिर में आपको क्या लगता है कि आपके पति से किसी की क्या दुश्मनी थी कि आपके पति को कोई मार दिया। अब जो उसकी पत्नी है वो बताती है कि साहब हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये घर पर ज़्यादा नहीं रहते थे, ये दिल्ली रहकर नौकरी किया करते थे होटल में, और ये अक्सर महीने में एक दो बार ही आते थे, और कभी उन्होंने आया तो कुछ ऐसा तो नहीं बताया कि किसी से इनकी दुश्मनी है या किसी से कोई इनकी रंजिश हो, क्योंकि साहब हम गरीब लोग हैं, हमको तो दो रोटी से ही मतलब है। अब हमसे हमसे भला किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है। मेरे पति भी खाना बनाते, खाना बना के वो होटल में जाते, होटल में अपना काम किया करते, और रात की ड्यूटी करके 9 बजे वापस अपने कमरे में आ जाते थे। फिर खा पी कर हमको फ़ोन लगाते, फिर फ़ोन करके बात करके सो जाते। इसी तरह हमारी ज़िंदगी चल रही थी। अब पुलिस जो थी उसे भी लगता है कि सही बात है, एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी और 2 पैसे जुटाने में ही बिजी है। अब कैसे इस आदमी की किसी से कोई रंजिश दुश्मनी तो हो नहीं सकती है, आखिर में फिर इसका कत्ल किसने किया। अब उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि हो सकता है यह लूट के इरादे से हत्या की गई हो। और फिर उसकी पत्नी बताती है कि साहब मैं इनको 1 महीने से फ़ोन कर रही हूँ, इनका 1 महीने से फ़ोन नहीं लग रहा है। अब जब पुलिस को ये बात जैसे ही सुनती है तो उसको तुरंत वो उसका नंबर लेती है और उसके जो फ़ोन है उसको सर्विलांस पे लगवाती है, और उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो किस किस से बात किया करता था। मर्डर की मिस्ट्री थी वो और कहीं ना कहीं सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। अब भी कातिल का पता नहीं चल पाता है। ये तो बस जो पुलिस की जांच पड़ताल थी, एक कहते हैं ना, एक अनुमान के आधार पर उसकी जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान लगाते लगाते ही पुलिस उसके परिवार वालों तक पहुंच जाती है। अब पुलिस और भी अपनी छानबीन करती है। ऐसा होता है कि एक दिन उसका फ़ोन मात्र 1 घंटे के लिए खुला रहता है। अब जैसे उसका फ़ोन 1 घंटा खुला रहता है तुरंत कॉल ट्रेस हो जाती है और लोकेशन मिल जाती है। तो पता चलता है कि जो कॉल ट्रेस हुई थी, जो लोकेशन पुलिस को मिलता है वो राजस्थान में ही अलवर के पास ही एक छोटा सा गांव है बुझियापुर में ही वो लोकेशन मिलता है। अब जैसे ही वो लोकेशन पुलिस के हाथ लगती है तुरंत बुझियापुर के पास जिस जगह से वो लोकेशन मिल रही थी उसी जगह पर वो पहुंचकर छानबीन करती है, और वहीं पर एक मोबाइल का दुकानदार होता है उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करती है, फ़ोन की लोकेशन तुम्हारे यहाँ दिखा रही है, वो फ़ोन कहाँ है। तो फिर वो आदमी बताता है कि साहब ऐसा कोई फ़ोन हमारे पास नहीं है। हाँ, अभी 2 घंटे पहले कुछ 2 लड़के थे जो फ़ोन बेचने के लिए आए थे, तो उनका जो फ़ोन का कीपैड है वो ख़राब था, तो मैंने फ़ोन देखने के लिए खोला कि ये अच्छा है कि नहीं, तो फ़ोन वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए उस फ़ोन को लिया नहीं और मैंने उनको लौटा दिया। अब जो पुलिस है कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जो 2 फ़ोन बेचने आए थे कहीं ना कहीं या तो वही कातिल होंगे या फिर उनका कातिल से कोई संबंध होगा। और फिर उनसे पूछती है पुलिस कि क्या तुम उनको जानते हो, तो कहती है कि हाँ साहब हम उनको जानते हैं, वो 2 लड़के यही पास के ही गाँव के वो लड़के हैं। अब पुलिस उनका एड्रेस लेती है और दोनों के घर पहुँचती है। अब दोनों के घर पहुँचती है तो तुरंत उनको गिरफ्तार करती है, और 2 भाई थे साजिद और माजिद, गिरफ्तार करके उनको थाने लाती है और थाने में उनसे पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, फिर जब पुलिस अपने में आती है और सख्ती से पूछताछ करती है, उन पर डंडा बरसाती है, तो कहते हैं डंडा जो है अच्छे की बोली निकाल देता है। तो जैसे ही डंडा बरसाती है वो सब कुछ अपने आप ही बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रामविलास का उन्होंने मर्डर किया था। वो बताते हैं कि दरअसल हमारे पास दारू के लिए पैसे नहीं थे और शाम में हम बहुत परेशान थे कि क्या करें। दरअसल हम दोनों भाई को दारू की लत है, अगर हम दारू ना पिए तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही में शाम थी तो हम उधर से गुजर रहे थे, इधर से ये आदमी रात के 9 बजे गुजर रहा था, तभी हमको दिमाग आया कि क्यों ना इस आदमी से हम पैसे छीन ले। तो आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे मारपीट करते हैं और उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। तभी जो आदमी था वो पैसे नहीं देता है और उससे देने से मना करता है और उसे हाथापाई करता है। ऐसे में ये जो 2 भाई थे इनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको बिल्कुल उनके पास चाकू रखा रहता है, तो उस चाकू से वो उस पर वार करते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक रामविलास है वो मर नहीं जाता है। और फिर जब रामविलास मर जाता है तो उसके फ़ोन लेकर और उसका पर्स लेकर वो भाग जाते हैं और फिर शराब पीते हैं, शराब पीकर अपने घर लौट जाते हैं। वाले सुनते हैं कि फिर उनको भी काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है और काफ़ी ज़्यादा उनको भी आश्चर्य होता है कि दुनिया में, समाज में कैसे कैसे लोग हो गए हैं कि एक शराब की लत ने एक व्यक्ति की जान ले ली, एक हंसते खेलते परिवार को एक शराब की लत ने उजाड़ दिया। तो उन दोनों शराबी को वो हत्या के जुर्म में हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते हैं।
और उन पर संगीन धाराएं लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर में हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं। अगर साजिद और माजिद दोनों भाई को शराब की लत ना होती तो शायद आज राम विलास हमारे और आपके बीच में होता। तो ऐसे ही कहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे कत्ल भी हो जाते हैं जिनके कोई इरादे तो नहीं होते हैं। राम विलास अपने परिवार का इकलौता ही कमाने वाला था। अब ऐसे में जो उसकी पत्नी थी घर घर बर्तन मांजने को मजबूर हो गई। ये खबर दैनिक जागरण के अखबार में आई थी, तो हमें लगा कि ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए और आपको बतानी चाहिए कि समाज में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं और आपको सतर्क करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। ये ऐसी घटनाएं सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं या आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपके और आपके परिवार को जागरूक करना है। तो चलते चलते आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि घटना आपको कैसी लगी। अगर आप कोई हमें राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सुझाव पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का अपना ख्याल रखिए।